कल भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग जो भारतीय जनता पार्टी की है वो कल शाम शुरू होगी और पूरे 24 घंटे यानी कि 17 तारीख को शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से खत्म होगी। इसको भारतीय जनता पार्टी की आने वाले चुनावों के लिए एक बड़ी रणनीति के तौर पर, रणनीति मीटिंग के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ जिस तरीके से बीजेपी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में जैसे तीसरी बार जनता के सामने अपना जो उन्होंने कामकाज किया है, 2 टर्म जो पूरे करे हैं, उसको सामने रख के तीसरी बार जनता से आशीर्वाद लेने की कोशिश करेंगे। वहीं इस पूरी दौड़ में भारतीय जनता पार्टी और उनकी इलेक्शन मशीनरी जिसे कहा जाता है, पूरे तरीके से अभी से ही अभ्यासरत है, अभी से ही लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की ये जो मीटिंग है उसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो इससे निकलकर यह भी सामने आता है कि किस तरीके से जो पार्टी अभी सत्ता में है, कंफर्टेबली और भी कई राज्यों में है, वो कैसे चुनावों के लिए लगातार तैयारी कर रही है। और वहीं दूसरी ओर जो राहुल गांधी अपनी यात्रा पर जरूर हैं, बार बार कह रहे हैं कि इससे यह मत समझिए कि कोई बहुत राजनीतिक लाभ होगा, इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक नहीं है। लेकिन ऑपोजिशन से कौन उनके सामने, बीजेपी के सामने, मोदी के सामने खड़े होने के लिए और उनकी तैयारी क्या होगी, इस पर भी अलग अलग तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। अब से लेकर 2024 के बीच में कई राज्यों के चुनाव भी होंगे, उसको देखते हुए भी यह मीटिंग अहम हो जाती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की, जिसको कई बार कहा जाता है कि हर काम बीजेपी में या हर काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के बड़े नेता करते हैं, वो इलेक्शन को किसी ना किसी तरीके से मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। तो कैसे 2024 के मिशन में जुटी हुई है बीजेपी। 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में विधानसभा चुनाव है। अगर कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर भी चुनाव हो जाते हैं, जिसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, तो ये 10 चुनाव अगले साल में होंगे। 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में प्रचंड जीत दर्ज की, लेकिन हिमाचल में हार का मुंह देखना पड़ा। अब अगले साल यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव हैं और इसी की तैयारियां पिछले साल से ही शुरू हो चुकी हैं, यानी कि लगातार चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी है। पिछले साल की हर केंद्रीय मंत्री को 3 से 4 लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दे दी गई थी। अब इस महीने 11 राज्यों का दौरा अमित शाह कर रहे हैं। जेपी नड्डा लगातार अलग अलग इलाकों में अलग अलग योजनाओं को उद्घाटन करते नजर आ रहे हैं। इन 11 राज्यों में लोकसभा की करीब 228 सीटें हैं जहां अमित शाह जाने वाले हैं। अमित शाह के कार्यक्रम को लोकसभा का जो प्रवास नाम दिया गया है और 160 कठिन सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी ने जिनको उन्होंने मिशन 160 के तौर पर चिन्हित किया है। ये वो सीटें हैं, पहले 144 थी, ये वो सीटें हैं या तो बीजेपी इन पे हारी थी पिछले चुनाव में या फिर इन सीटों पर उनके सहयोगी दल के नेता जीते थे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं, रैलियों का दौर उनका चालू है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और ऐसी संभावना है कि कल जो मीटिंग है नेशनल एग्जीक्यूटिव की, उसमें उनके कार्यकाल को भी लेकर एक स्पष्ट संकेत दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव पास है तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जेपी नड्डा को एक एक्सटेंशन दिया जा सकता है। छोटा सा आपको फटाफट बता देता हूं कि कल किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है उसका कार्यक्रम क्या है, कैसे कैसे चीजें कल के लिए तैयार की गई हैं और इसको भी कैसे इलेक्शन के तौर पर, मैसेजिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि एक इसमें अंत में एक जोड़ दिया गया है रोड शो जो कल 3 बजे होगा। पर क्या क्या विनोद तावड़े जो महासचिव है बीजेपी के, उन्होंने बताया 2 दिन तक चलेगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 35 केंद्रीय मंत्री, 12 मुख्यमंत्री, 37 प्रदेश के अध्यक्ष यहां पर मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर 350 कार्यकर्ता जो हैं वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। अलग अलग विषयों पर साथ ही साथ एक भव्य प्रदर्शनी भी होगी। राजनीतिक, आर्थिक विषयों पर चर्चा होगी। जिन राज्यों में चुनाव है वहां के संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होगी और साथ ही साथ जेपी नड्डा को किस तरीके से एक्सटेंशन उनका मिलना है, आगे क्या पार्टी की रणनीति रहेगी, इस पर भी बातचीत की जाएगी। बीजेपी की इस चुनौती का विपक्ष के पास क्या है जवाब, इसी पर चर्चा करने के लिए
हमारे साथ इस वक्त विवेक कुमार श्रीवास्तव साहब जुड़ रहे हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। राजीव राय है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। विनोद शर्मा साहब जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। पंकज शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। देशरत्न निगम पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं, ये क्योंकि राजनीतिक लाइन पर जब ये तू मैमे में बढ़ जाएगा विनोद जी, उससे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं जिस तरीके से एक अनएंडिंग लगातार साइकिल जो है इलेक्शन की, जो इलेक्टोरल मोड में भारतीय जनता पार्टी है, जिसको इलेक्शन मशीनरी जो उनकी कहा जा रहा है, कल की जो मीटिंग है वो सिर्फ एक समझ लीजिए हिस्सा है अपनी स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून करने की है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है 2024 के लिए लगातार जारी है। सर, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जितना भी कार्यक्रम होता है, भले ही वो फॉरेन पॉलिसी हो, भले ही वो सोशल पॉलिसी हो, भले ही वो G20 की जो हमारा जो प्रेसिडेंसी है वो हो, हर चीज जो है इट इज ट्यून टुवर्ड्स इलेक्शन विनिंग। और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को प्रोजेक्ट करके जनता का विश्वास उनमें बनाए रखें, जनता का विश्वास है उसको मजबूत करें और आने वाले वक्तों में ऐसा प्रदर्शित करें कि उनके मुकाबले का कोई भी नेता भारत की पॉलिटिकल होराइजन पे नहीं है। और उसमें वो लगभग सार्थक सिद्ध होते हैं, उनकी ये जो रणनीति होती है। अब आप देख लीजिए कि जो कल नेशनल एग्जीक्यूटिव होनी है, कल और परसों, उसमें भी एक रोड शो होगा। अब रोड शो कोई मतलब नहीं है, फिर भी रोड शो है, हर किसी को अधिकार है रोड शो करने का। लेकिन जैसे जो लोग कल काम पे जाएंगे, वो जो लटेंस दिल्ली में रोड शो हो रहा होगा, तो जो आप देखेंगे कि उसके चलते जो लोगों को थोड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी, लेकिन वो छोटी बात है। जैसा कि आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी का हर कदम इलेक्शन से फाइन ट्यून्ड होता है और वो जो करते हैं उसमें प्रधानमंत्री की मुख्य भूमिका होती है। अब जैसे आज प्रधानमंत्री ने एक रेलगाड़ी का उद्घाटन किया सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम, और कल प्रधानमंत्री जो है वो ग्लोबल साउथ को एड्रेस कर रहे थे। जी। तो रेलगाड़ी का उद्घाटन से लेकर और ग्लोबल साउथ को एक एड्रेस करने तक वो एक ही चेहरा भारतीय जनता पार्टी आगे करती है। बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि ये उनके हिसाब से उनकी रणनीति सही है, क्योंकि विपक्ष के खेमे में अभी कोई प्रोजेक्शन किसी चेहरे की नहीं है। और मैं समझता हूं विपक्ष चाहेगा कि ना हो, क्योंकि मोदी वर्सेस एनीवन करना, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बनाना 2024 को उनके हित में नहीं होगा। वो यही ठीक होगा कि जैसे कि मुद्दों को प्रज्वलित कर हिमाचल में कांग्रेस जीती है, उसी तरह जो विपक्ष है वो जिस तरह का भी विपक्ष, कुल मिलाकर जो विपक्ष है वो चाहेगा 543 सीटों पर 543 अलग अलग मुद्दों पे या उनसे जुड़े हुए मुद्दों पे अलग चुनाव लड़ा जाए, और बीजेपी की कोशिश यही होगी कि प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ इलेक्शन हो। मोदी के बनाम कौन? राजीव राय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसी में लेकर यह सवाल बार बार उठता आया है कि चुनौती कौन देगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? एक तरफ बीजेपी बिल्कुल अभी से तैयारी में जुटी हुई है, लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, कहीं ना कहीं उसके सामने हर पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रैटेजी में एक कंफ्यूजन नजर आता है। सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है अंकित जी। जिसको ये भ्रम है कि चुनौती कौन देगा, ऐसे लोगों को भ्रम था जब 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया कि इंदिरा गांधी अगले 50 सालों तक जब तक जिंदा रहेगी कोई दूसरा नहीं आ सकता। वो भ्रम टूट गए, इतनी जल्दी किसी ने नहीं सोचा था। न भूतो न भविष्यत राजीव गांधी जी आए, मिस्टर क्लीन, किसी ने नहीं सोचा था। इंडिया साइनिंग हो रहा था, किसी ने नहीं सोचा था। इस देश की जनता ने बहुत सारे ऐसे अहंकारों का भ्रम तोड़ा है। और इस बार भी जो आप बता रहे हैं कि मुद्दा कौन है उनके खिलाफ, कोई व्यक्ति विशेष हो जरूरी नहीं है। जैसा आपने कहा कि हर जगह के अपने मुद्दे होंगे। आपने देखा गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, उन लोगों का अपना होम स्टेट है, प्लस जिस तरह से एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया आम आदमी को आगे करके, जो उसमें सक्सेस रही है। लेकिन और सारे चैनलों पर चर्चा शुरू होने हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ऐसी है, संगठन ऐसा है,
वो दिल्ली में और हिमाचल प्रदेश में फेल हो गया, जहां से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो वही आप पिछली बार 3 राज्यों में चुनाव हुआ, दिल्ली को अगर एक राज्य मान लीजिए, एमसीडी एक राज्य की तरह है, और 7 जगह उपचुनाव हुआ, तो 7 जगह तो मोदी जी का चेहरा था, 7 जगह वो उन्हीं का था। तो जो परिणाम वहां आए और जो ये परिणाम अभी 9 राज्यों में विधानसभा का होगा, ये देख लीजिएगा, सीधा सीधा संदेश दे देगा कि 2024 में क्या होने वाला है। ऐसी ही बातें विवेक कुमार जी, लेकिन कुल मिलाकर ये बात समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो पूरी इलेक्शन, उनकी जो इलेक्शन नीति है, वो कुल मिलाकर एक बिग टिकट फेस पर है। नरेंद्र मोदी को सामने रखकर बाकी सारी चीजों को भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे खड़ा कर देती है। तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ इलेक्शन की तरफ देख रही है? मोदी बनाम किसका सवाल से ज्यादा बेहतर, जैसे बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि सवाल पैन इंडिया मोदी बनाम कौन है, इसका तो है ही नहीं। चुनाव होगा 543 सीटों पर। देखिए अंकित जी, भारतीय जनता पार्टी के पास अपना सूप का इक्का है और हम उस इक्के को चलाते हैं। जनता उस इक्के को आशीर्वाद देती है। अगर मोदी जी की लोकप्रियता दुनिया में सबसे ज्यादा है और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो भारतीय जनता पार्टी उनकी लोकप्रियता को बुलाने से क्यों चूकेगी? और हमें चूकना भी नहीं चाहिए। ये लोकप्रियता मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए मोदी जी की बनी है। तो अगर आज उस लोकप्रियता का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई गुरेज नहीं। और सर, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास और कुछ भी, मतलब और कुछ भी दिखाने को नहीं है और कोई चेहरा दिखाने को नहीं है? चाहे चुनाव किसी भी राज्य के हो, बिग टिकट जो है उस पर प्रधानमंत्री को छाप के आगे कर दिया जाता है। वो सीएम का चुनाव भी लड़ लें और वो जाके फिर पीएम का चुनाव भी लड़ लें। नहीं, ऐसा नहीं। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में रहे, दोबारा देखिए की सरकार रिपीट हुई। गुजरात में चूंकि उनका गृह प्रदेश है, अमित शाह जी भी वहां से आते, सब लोग लगे, रिकॉर्ड मतों से सरकार बनी है वहां पर। हिमाचल का जिस तरह से विपक्ष के लोग हमारे अपने मत में प्रयोग करते हैं, हिमाचल में हर बार एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का सिलसिला चल रहा है। इस बार हम पिछली बार से ज्यादा वोट पाए हैं, लेकिन विपक्ष ऐसे बताता जैसे हिमाचल हमने एकदम डुबो दिया, भाजपा एकदम समाप्त हो गई हिमाचल में। ऐसा नहीं है। कहीं कुछ हम अपने जो टिकट जो हमारे बागी थे उनकी वजह से हमारे हैं, बहुत ज्यादा हमारा फासला नहीं है भाजपा कांग्रेस का। और वोटों में तो जब आप देखेंगे तो कतई नहीं दिखेगा। बहुत छोटी छोटी सीटें होती है हिमाचल में, बहुत माइन्यूट अंतर से वहां सीटों के परिणाम बदल जाते हैं। अब सर, अंतर कुछ भी हो, जो जीता वही सिकंदर वाली बात हर जगह होती है। पर देशरतन निगम जी, जिस तरीके से बीजेपी का प्रोजेक्शन रहता है, जैसे इस बार जो विनोद जी भी कह रहे थे, G20 की प्रेसिडेंटशिप हो चाहे राम मंदिर हो, उन सबको लेकर पहला नाम जब लिया जाता है तो वो लिया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यानी कि चाहे कुछ भी इस देश के अंदर हो रहा हो, राम मंदिर को भी एक प्रधानमंत्री के अकेले एक प्रोजेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अंकित जी, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो पॉपुलर भी हैं और प्रधानमंत्री और एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी। वो वक्त भी आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह थे, कोई भी पॉपुलैरिटी नहीं थी उनकी, लेकिन प्रधानमंत्री थे। ये फर्क आपको साफ देखने को यहाँ मिलेगा। ये इंदिरा गांधी के समय पे ऐसा हुआ करता था, पॉपुलर भी थी, स्ट्रांग लीडर भी थी। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, बीजेपी देखिए, वो इलेक्शंस हो इलेक्शंस ना हो, वो उसी अनुशासन के साथ और संजीदगी से काम करती है और करना भी चाहिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा की राजनीति में अगर आप हैं और एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं तो आप जीतने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। हिमाचल में थोड़ी सी उनकी कुछ कमजोरियां थी, जिसके कारण से 1% से कम वोटों से वो हार गए, और ऐसी 11 सीटें थी जिनके टोटल वोट अगर देख लें जो डिफरेंस था वो करीब 20,000 वोटों का था। तो ये कभी भी वहां पे पलट सकता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उससे वहां मेरे ख्याल से भाजपा वहां से सीख लेगी। और प्रधानमंत्री की एक पॉपुलैरिटी है और वो भाजपा के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, और वहाँ और भी सारे लोग हैं जिनको लोगों को लगता है कि जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है भाजपा, उसके दम पे जीतती है। दूसरा, अगर विपक्ष से आप एकांत में बात करें तो ये सारे कहते हैं कि काम तो हो रहा है, कोई ये नहीं कहता कि काम नहीं हो रहा है। चाहे आप रेलवे ले लें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें, चाहे आप ईपीएफओ का नया डाटा ले लें जिसमें 58% नए लोगों का जुड़ाव हुआ है उसमें,
तो बहुत सारे ऐसे काम है जो कि चल रहे हैं और बहुत तेज गति से उनका जो और बहुत सारे ऐसे विषय भी हैं है, जिन पर शायद और काम करने की आवश्यकता है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो इस देश के अंदर, या कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में लोगों ने महंगाई की मार भी झेली है। लेकिन पंकज शर्मा जी, कुल मिला के घूम फिर के बात यहीं आती है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने बहुत सालों बाद एक इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज करी, जिसमें कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, अपने काडर से, लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाद में बात यह कहते हैं कि देखिए इसको पॉलिटिकल एक्सरसाइज ना माना जाए, इससे चुनावों से इसको ना जोड़ा जाए। आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आपका कार्यक्रम पॉलिटिकल अगर ना हो और उसके पॉलिटिकल डिविडेंड ना मिले तो फिर उस कार्यक्रम का क्या फायदा है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जो ये कहा जा रहा है कि वो एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, उसका एक अलग अर्थ है। राहुल जी ये मानते हैं कि राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं होती है और राजनीतिक दल सिर्फ चुनाव जीतने की मशीन नहीं है। तो इस मायने में उनकी ये बातें ठीक है, लेकिन ये भी सही है कि समूचे विपक्ष को, और उसमें खासकर कांग्रेस की पूरी जिम्मेदारी है, अगर 2024 के लिए कोई आकार देना है एक वैकल्पिक राजनीति को, तो अभी भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा ने एक गजब की ऊर्जा का संचार तो किया है, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूं कि राहुल जी के पास ऐसे सहयोगियों की कमी है जो हम देखते हैं, जो इस यात्रा की ये जो एनर्जी है इसको ट्रांसलेट करा पाए चुनाव के मौके पर। तो अभी उस दिशा में बहुत काम करना है। और नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से 8-9 साल से राज चला रहे हैं वो तो सबके सामने है, उनकी खामियां सबके सामने हैं, उनकी थोपी हुई लोकप्रियता सबके सामने है, काम कितना हुआ है नहीं हुआ है और प्रचार कितना है वो भी सबके सामने है। लेकिन बावजूद इसके अगर विपक्ष एक विकल्प नहीं बन पा रहा है तो इस पर विपक्ष को भी बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। सिर्फ ये कहना कि वो बीजेपी किस तरीके से काम कर रही है उसमें अपनी खामियों भी देखनी पड़ेंगी। विनोद शर्मा जी, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, ये कहीं ना कहीं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैच 22 वाली सिचुएशन है। एक तरफ विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है तो मोदी के लिए आसान हो जाएगा कि देखिए सारे इकट्ठे होकर मुझे हराने आ गए, तो वो भी उनके लिए काम करता है, और अगर विपक्ष फ्रैगमेंटेड रहता है तो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा होता है। देखिए, जब इंदिरा गांधी राज करती थी इस देश पे, उस वक्त भी विपक्ष इकट्ठा होने की कोशिश करता था, एकजुट था इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष। एंटी कांग्रेसिज्म एक जमाने में एक आइडियोलॉजी होती थी, और वो जब भारतीय जनता पार्टी अपने उरोज पे थी, जब राम मंदिर का उन्होंने मूवमेंट शुरू किया, उस वक्त दो प्रमुख विपक्ष के जो ऐसे चेहरे थे कि जो कांग्रेस के खिलाफ थे, EMS नंबूदरीपाद जो कि चल बसे 2098 में जिस दिन अटल जी की स्वेरिंग इन हुई, और मधुल में ये जाते जाते ये लिख के गए थे कि एंटी कांग्रेसिज्म को छोड़कर अब आपको भारतीय जनता पार्टी की अलगाववाद वाली राजनीति, एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स के खिलाफ आपको लड़ना है। अब बात यह है कि जब 2019 के इलेक्शन से पहले शरद पवार ने एक फॉर्मूला दिया था जिसमें यह कहा गया था कि जहां जहां क्षेत्रीय पार्टी स्ट्रांग है, जैसे मिसाल के तौर पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी अनुपात में स्ट्रांग है, तो वहां वहां उनको प्राइमेसी दी जाए इन टर्म्स ऑफ सीट शेयर। टीएमसी को आप बंगाल में दीजिए। ये काम जो है, ये कोऑर्डिनेशन जो है, ये राष्ट्रीय पार्टी का कर्तव्य है कि वो करे, और इससे तात्पर्य है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी को एक सेंट्रल भूमिका निभानी पड़ेगी जी, और उसमें इस तरह की भूमिका निभानी पड़ेगी कि वो अकोमोडेटिव लगे, वो कोई ऐसा ना लगे कि वो अपने आप को थोप रहे हैं विपक्ष के ऊपर नेतृत्व देने के लिए या प्रधानमंत्री का चेहरा देने के लिए जी। और जैसा कि मैंने पहले कहा अंकित, अगला इलेक्शन विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुद्दों पे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बातें भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी कर रही है, लेकिन इसके जो प्रोग्राम्स है उनका कभी भी ईमानदारी से ऑडिट नहीं हुआ कि उनका कितना फायदा लोगों को मिला है। बिल्कुल, आप फ्री राशन को छोड़ दीजिए, फ्री राशन को आप छोड़ दीजिए जो कि सीधा सीधा मिल जाता है, या गैस के सिलेंडर को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो अनेकों प्रोग्राम रोज अनाउंस करते हैं लोग, उसका कभी ऑडिट हुआ है? कभी ईमानदारी से कोई ऑडिट नहीं हुआ पिछले 8 बरस में। तो राजीव राय जी, क्या इसको ही कहीं ना कहीं विपक्ष की कमजोरी भी माना जाए
कि विपक्ष अभी भी इस तरीके से लोगों के बीच में अपनी आवाज नहीं पहुंचा पा रहा है, एक ऐसा मैसेज नहीं दे पा रहा है कि उनको बीजेपी के अलावा विपक्ष को वो सीरियसली विकल्प के तौर पर देख पाए। तो क्या ये विपक्ष की कहीं ना कहीं खामी नहीं है? देखिए, सवाल सिर्फ विपक्ष के लिए है। मैं विनोद शर्मा साहब से बहुत हद तक सहमत हूं, और जहां तक अभी हमारे एक सम्मानित मित्र निगम साहब बोल रहे थे काम बहुत हो रहा है, विपक्ष के नेताओं से भी पूछो तो बोलते हैं काम तो हो रहा है। काम क्यों नहीं हो रहा है? काम तो हो रहा है। जो 70-75 सालों में संपत्तियां बनाई गई उसको बेचा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी का वो भाषण सबको याद है कि पेट्रोल और डीजल के दाम पर क्या बोले थे, कहे तो भी मैं वीडियो चला दूं। और निगम साहब पता कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, जब लाइव बैठे हैं कि इस समय पेट्रोल और डीजल का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या भाव है जी। सुषमा स्वराज जी का डॉलर वाला याद है, प्याज वाला याद है, बेरोजगारी भुखमरी में सबसे हम लोग हमारा कितना नीचे चले गए हम सर। लोग। लेकिन ये बातें लोगों तक क्यों नहीं इस तरीके से पहुंच पाती कि वो बीजेपी के खिलाफ किसी और विकल्प को देख पाए? सर, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि लोगों के पास नहीं पहुंच जा रहे। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बन गई होती अगर जो एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बसपा के साथ ये लोग जाए, जो भी वजह हो, नहीं कर लिया। आप बता रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में मेरा वोट बढ़ गया। आप कल इमेजिन करिए, समाजवादी पार्टी का वोट 1.5 गुना बढ़ गया, सीटें 3 गुना बढ़ गई। किसी ने नहीं सोचा था कि बसपा उसे सरेंडर कर देगी। जो ये चुनाव हो रहे हैं 10 साल हो गए, गांव में जाएंगे, गांव के लोगों से बात करिए। आप विनोद शर्मा साहब बोल रहे थे गैस का सिलेंडर, मैं एक ये भी आंकड़ा देश के सामने आने चाहिए कि कितने सिलेंडर को सरेंडर कर दिया गया। नहीं, ये सारी बातें हैं, लेकिन फिर वो घूम फिर के सवाल वही आता है देशरतन नगम जी की क्या इन सब खामियों को, और मैं कुल मिला के आपसे ये भी सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या एंटी मोदिज्म की वजह से सबसे बड़ी एडवांटेज है बीजेपी को? क्योंकि विपक्ष की आवाज मोदी के खिलाफ इतनी ज्यादा निकलती है, मुद्दों को शायद वो इस वजह से पहुंचा नहीं पाते लोगों के बीच तक। अंकित, पहले तो मैं बता दूं, जो काम करेगा वही चुनाव जीतेगा। और ये अब वो वक्त नहीं रहा है कि आप वायदे ऐसे कर दें और उस पर काम ना करें। हिमाचल में देखिए, अभी जीती है वहां की सरकार, तो 3 रुपए पेट्रोल प्राइस वहां बढ़ा दिया। और ओपीएस के लिए पैसे नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो प्रॉमिस करी उसके लिए पैसे नहीं है। तो आप झूठे वायदे करेंगे तो देखिए उस पर जनता बहुत कड़ी नजर रखती है। और जो काम करेगा और ग्रास रूट लेवल पर, और दूसरी 2 योजनाएं मैं और गिना दूं, आयुष्मान भारत वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है सबके सामने जिसके फायदे लोगों को मिल रहे हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके तहत लोगों को लाखों घर मिल रहे हैं। ये मैंने सिर्फ 2 योजनाएं बताई, मैं और भी बता सकता हूँ। आप इनका सोशल ऑडिट करा लें, सीएजी तो करता ही है ऑडिट, सारे ऑडिट करता है, और सोशल ऑडिट भी करता है सीएजी, जो पहले नहीं हुआ करता था, अब सोशल ऑडिट भी करता है। तो उस तरह में कहीं कोई ऑब्जेक्शंस निकल के नहीं आए कि कहीं पैसा लीकेज हो रहा है। जो पैसा आता है उसी काम के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, काम करेगा, काम बोलेगा, आप कुछ भी कह लें, विपक्ष की तो क्या कुल मिला के ये माना जाए कि काम जितना हो रहा है उसकी वजह से फायदा हो रहा है, या जितना काम हो रहा है उससे ज्यादा उस काम को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, उसकी मार्केटिंग कैसे की जा रही है, उसका फायदा ज्यादा हो रहा है ये? लेकिन कुल मिलाकर एक बात जरूर सामने आती है कि बीजेपी किस तरीके से अपने आप को एक इलेक्शन फाइटिंग मशीन में बीजेपी ने तब्दील कर लिया है। चुनाव चाहे एमसीडी का हो, जहां पर हम देखते हैं मुख्यमंत्रियों की और एमपीज की और केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लग जाती है, चाहे 2024 का हो, लगातार एक इलेक्शन साइकिल में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। चुनाव लड़ने का तरीका, चुनावों में जाने का तरीका शायद बदल गया है। क्या विपक्ष अपने आप को पूरी तरीके से अच्छा बुरा है या नहीं है, वो एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन विपक्ष के अपने आप को उस चुनौती से लड़ने के लिए तैयार कर पा रहा है, यह भी एक जरूरी मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।